Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the previous questions of the EVS. ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारी EVS की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की ना एक सीरीज चल रखी है ना, जिसमें कल हमारी फर्स्ट क्लास थी। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अब उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी EVS की क्लास 2 है, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो हमारे HTET के लिए, CTET के लिए या किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका लागू हुआ था 1972 में, 1972 में। इसमें क्या कहा गया था कि जितने भी वन्य जीव हैं, जो भी आपका वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनको हमें क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करनी है, या जो भी उनके जैसे उनके खाल मांस से जो भी व्यापार करते हैं उसको भी हमने रोकना है। और इस एक्ट में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो याद रखेंगे आपका 6 अनुसूचियाँ थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे हमें वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो RBC है मतलब कि रेड ब्लड सेल, उसका एक तो मेन काम क्या है कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन का संवहन करना। तो हमें ये बताना है कि वयस्कों में RBC का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो वयस्कों में आपके RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, या इसको मैं बोलूँ तो बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। ये बोन मैरो क्या है, जैसे ऐसे सिंपल हड्डी होती है तो उसके ऊपर जो भी आपका फ्लूइड सा मटेरियल या जो भी सॉफ्ट पार्ट होता है, इसके बीच में ब्राउन ब्राउन से कलर का, उसको बोला जाता है बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा, है ना। यहाँ से ना एक और क्वेश्चन बनता है। ये तो हमने बात की है कि वयस्कों में कहाँ पर होगा। अगर मैं बात करूँ कि बच्चों में कहाँ पर होगा, तो बच्चों में आपके RBC का निर्माण होता है, याद रखेंगे, आपका स्प्लीन या फिर प्लीहा में। ठीक है, कई जगह आपको लीवर भी लिखा मिल सकता है, लीवर या फिर आपका यकृत में। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर मैं स्प्लीन की बात करूँ, प्लीहा की, तो यहाँ से ना हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आपका ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ द RBC, यानी RBC का इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि बॉडी को जितने ब्लड की ज़रूरत होती है वो आपका फ्लो होता रहता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और बाकी का जो बच जाता है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, आपका स्प्लीन में। इसीलिए उसको बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ द RBC। एक और नाम से इसको जाना जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC, मतलब कि RBC का कब्रिस्तान। ठीक है, RBC का कब्रिस्तान, क्योंकि जो RBC की डेथ होती है वो भी यहीं पर होती है आपका स्प्लीन में। ठीक है, तो स्प्लीन से 2-3 पॉइंट याद रखेंगे जब आपका जो रेड ब्लड सेल है वो बच्चों में था। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से सीखिएगा, जो RBC है इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो RBC का केमिकल नेम हो जाएगा आपका इरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या नेम हो जाता है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर, और साइट का मतलब होता है सेल यानी कोशिकाओं का बनना। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट करके याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रख लीजिएगा RBC से कि RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और RBC से जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, सारे पेपर में आए हुए पॉइंट्स हैं, सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चांगपा जनजाति है, CTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांगपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो आपकी चांगपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख में। कहाँ पर पाई जाती है, लद्दाख। ठीक है, अगर मैं और बात करूं जैसे असम है, तो असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो याद रख लीजिएगा संथाल। ठीक है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपका संथाल, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से और कि आपका मणिपुर, तो मणिपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, नागा।
याद रखेंगे, मणिपुर में आपकी जनजाति नागा, असम में आपकी संथाल, और लद्दाख में कौन सी जनजाति आपकी पाई जाती है, चांगपा। और एक सिक्किम याद रखेंगे, तो सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है, आपकी भूटिया। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा वेरी भी कर सकता है क्योंकि एक से ज़्यादा जनजाति भी होती है, लेकिन जो आपके पेपर में आएगा वो इसमें से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो सूर्य का द्रव्यमान है, जो सन का पूरा वेट है, वो किसका बना हुआ होता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो याद रखेंगे 0.97% ऑफ द ऑक्सीजन आपके सूर्य के द्रव्यमान में आता है। ठीक है, और सूर्य का द्रव्यमान किस किस से बना हुआ होता है, एक तो आपको पता है कल भी हमने ये सूर्य का क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपकी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, है ना। अभी देखिएगा जो सूर्य का द्रव्यमान है और किस किस से बना होता है, तो याद रखेंगे 71% तो आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, आपका 26.5% क्या हो जाएगा यहाँ से, हीलियम। इसके बाद आपका 0.97% क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। और बाकी का पॉइंट्स में जितना रेशो बचा वो क्या हो जाते हैं, हमारे अदर गैसेस। ठीक है जी, चलिए इतना समझ में आ जाएगा कि आपके सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एडोस्कोप है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो एपिडोस्कोप है, एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है जो भी बच्चों को ईवीएस की क्लास में जो भी उनकी बुक में छपा चित्र है उसको दिखाने के लिए। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को कि एपिडोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना बनाने में कौन सी बायोगैस प्रयुक्त होती है, तो आप याद रखेंगे CH4, या इसी को ही क्या कहा जाता है, मीथेन। इसको और नामों से जाना जाता है मीथेन को, इसी को कहा जाता है गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस। एक और मीथेन से क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो आपका धान के खेत होते हैं वहाँ से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपका मीथेन। ठीक है, धान के खेतों से भी कौन सी होती है, मीथेन। एक और याद रखेंगे कि जो भी लोग गटर में जैसे साफ सफाई करना, उनकी डेथ भी जल्दी हो जाती है, तो जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है, पॉइजनस गैस है, तो जो भी गटर में होती है वो भी कौन सी गैस होती है, आपका मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसके और ऑप्शंस की बात करूं तो देखिएगा यहाँ हमने लिखा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा CO मतलब कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या काम करती है, ये एक तो आपका वाहनों से निकला या फिर चिमनियों से निकला गंदा काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये पता है क्या काम करती है कि आपके ब्लड में जो भी ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता है ना, हमारे HB में जो भी ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता है उसको यह क्या कर देती है, बिल्कुल कम कर देती है, और खुद ब्लड के साथ घुल के, HB के साथ घुल के CO क्या कर देती है, हमारे पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम का कबाड़ा कर देती है। ठीक है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन आया था एक बार, क्या क्वेश्चन था देखिएगा कि जो जैसे अगर हम बंद कमरे में चिमनी जलाकर छोड़ दें, ठीक है, और वहाँ वेंटिलेशन का कुछ भी नहीं है, तो उस चिमनी से क्या होगा, आपका CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे जो भी ब्लड में ऑक्सीजन जैसे घुल रही है हमारी बॉडी में, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देगा, और खुद जो है ऑक्सीजन खुद जो है हीमोग्लोबिन के साथ घुलने लगेगा, जिससे क्या होगा, पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम खराब, और जिससे हमारी इवन डेथ तक हो सकती है। इसीलिए बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे एक तो जो गणगौर का त्योहार होता है वो कब मनाया जाता है, तो लगभग होली के 14 डेज के बाद, होली के 14 दिन के बाद। और ये कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तीज को। ठीक है, तीज को वो संधारा वगैरह दे के आते हैं जैसे घरों में, है ना, तो वो सारा। इसके बाद
नेक्स्ट आता है हमारा कि गोताखोर जो होते हैं, ठीक है, उनको सांस लेने के लिए वो इनमें से किस पेयर का यूज़ करते हैं, या इसको आप सिंपल कह सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, ठीक है, यानी कि कृत्रिम श्वसन की बात कर रहे हैं। तो गोताखोर यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, तो याद रखेंगे आपका ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हीलियम, क्योंकि ये जो हीलियम होता है ना, हीलियम ये क्या काम करता है, हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो ब्लड में ऑक्सीजन को घुलने की कैपेसिटी को बिल्कुल कम कर देगा, है ना, लेकिन ये जो हीलियम होता है ना, ये ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, तो इसीलिए क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑक्सीजन एंड हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वृक्ष की आयु को, मतलब कि ट्री की एज को अगर आपने बताना है कि ये ट्री जो है कितने साल पुराना है, तो उसे हम कैसे बता सकते हैं, तो याद रखेंगे कि जो भी जैसे ऐसे करके ट्री होता है ना, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके बनो, ऐसे, है ना, जितना ट्री पुराना होता जाएगा इस तरीके से उसके ऊपर क्या होते रहते हैं, रिंग्स आती रहती है, क्या आती रहती है, रिंग्स आती रहती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा वार्षिक वल्लियों की संख्या को गिनकर, मतलब कि एनुअल रिंग्स के नंबर को गिनकर हम जो है वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं, ना तो शाखाओं को गिनकर, ना वृक्ष की चौड़ाई देखकर, ना ही उस पर उपस्थित पत्तियां गिनकर। तो वार्षिक वल्लियों यानी एनुअल रिंग्स की संख्या को गिनकर हम जो है वृक्ष की आयु पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो वृक्ष है यानी कि जो हमारा ट्री है उसके स्टडी को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ ट्री, या फिर वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे डेंड्रोलॉजी, ठीक है, क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उससे क्या मतलब है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पहला है देखिएगा, विद्यार्थियों पर बोझ डालकर उनको बिजी कर देना, व्यस्त करना। तो ये तो कहीं की नहीं बात बनी, जहाँ भी ये बोझ डालकर या बच्चे को प्रेशराइज करना, वो ऑप्शन तो आपने हमेशा एलिमिनेट करना है, हमेशा गलत करना है, ठीक है। तो बोझ नहीं डालना, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान देना, इसके अलावा विद्यार्थियों का मनोरंजन करना, नहीं हमें उनको पढ़ाना है अच्छे से, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी है, हमें उन्हें एंजॉय थोड़ा ना कराना है, तो मनोरंजन भी नहीं। नेक्स्ट है देखिएगा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। अभी एक बात है कि अगर हम बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान देंगे, उनको बताएंगे कि हमें अपने पर्यावरण को गंदा नहीं करना, खाली ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें साथ में ये भी बताना है कि हमें पर्यावरण को बचाना कैसे है। तो करेक्ट ऑप्शन इज द कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, ठीक है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। ये एक और लिख लीजिएगा, यहाँ पर अदर गैसेस जो लिखा था ये हो जाता है 1.53%, ये इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 1.53%, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।